हम आज तियानपेंग तक एक दौरा करेंगे। सभी का भार आज 20% बढ़ जाएगा। दबाव के माध्यम से आपकी क्षमता को बेहतर तरीके से प्रेरित किया जा सकता है। ये सुनते ही पहले से ही उत्साहित भीड़ के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, लेकिन शिक्षक के निर्देशों का पालन करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। मोहन युवराज ने तेजस को आवाज लगाई, तेजस, तुम 1 मिनट यहीं रुको। जब बाकी छात्र शारीरिक प्रशिक्षण के लिए चले गए तो तेजस वहीं रुक गया। मोहन युवराज का चेहरा कुछ अजीब सा था। अभय राव अभी तक नहीं गए थे और गौतम भी वापस आ गए थे। 3 शिक्षकों की तीखी नजरों ने तेजस को भी थोड़ा घबरा दिया, जो एक देवराजा था। उसे अपने पिछले जन्म के शिक्षक याद आ गए। शिक्षकों, क्या कुछ और भी है? क्या मुझे शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है? तेजस ने अपने सहपाठियों की ओर इशारा किया, जो धीरे धीरे दूर जा रहे थे। क्या सच में तुम अब 6ठे क्रम पर हो? मोहन युवराज ने पूछा। तेजस ने चुपचाप सिर हिलाया, ऐसा ही लगता है। मोहन युवराज के चेहरे पर एक हल्की सी प्रतिक्रिया उभरी। यह बच्चा सिर्फ 9 साल का था। 9 साल का। 6ठे से 7वें क्रम पर छलांग लगाना महत्वपूर्ण था, लेकिन तथ्य तो यही थे कि वह, जो 26 साल की परिपक्व उम्र में 7वें क्रम पर ही थी। तेजस के पास अभी भी आगे बढ़ने के लिए बहुत समय था। गौतम ने बड़बड़ाते हुए कहा, तेजस 6ठे क्रम पर है और दीपक 4थे क्रम पर पहुंच गया है। गौरवलाल पहले एक बाधा पर था और मुझे पूरा यकीन है कि वह भी आगे बढ़ सकता है। चांदनी ने अभी प्रगति नहीं की है, लेकिन इस बार उसका लाभ काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम कुछ संसाधन जुटा लें तो वह 5वें क्रम में प्रवेश कर सकती है। विवेक ने भी कहा कि उसका लाभ बहुत बड़ा है। यह प्रशिक्षण खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में लाभकारी है। मोहन युवराज ने उसे बीच में ही रोक दिया। हालांकि तुम 6ठे क्रम पर पहुंच चुके हो, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि अगले 5 सालों में 7वें क्रम पर पहुंचने की कोशिश मत करना। तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, और अगर तुम अभी आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी अपनी रक्त शक्ति तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह समझाने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब है। तुम युवा हो और आवेगशील हो, लेकिन अपने जीवन के लिए यह याद रखना। हाँ, शिक्षक मनन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसलिए मैं निश्चित रूप से अपने शरीर को मजबूत बनाने और अपनी सहन शक्ति में सुधार करने पर काम करूंगा। दरअसल 6ठे क्रम की यह सफलता संयोग से हुई। लड़ाई के दौरान उस पंख वाले बाघ से कुछ वायु विशेषता ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर गई और किसी तरह मैं इससे बाहर निकल गया। लेकिन अब मुझे अक्सर अपने मेरिडियन में दर्द महसूस होता है और मेरा शरीर इससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। मुझे इसे सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। यह सुनकर मोहन युवराज के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। अच्छा है कि तुम समझ गए। अब अपनी ताकत बढ़ाने और नींव को मजबूत करने पर ध्यान दो। तेजस ने एक बार फिर सिर हिलाया। मोहन युवराज ने गौतम की ओर देखा और सोचा, 6ठा क्रम, वह ऐसे ही 6ठे क्रम पर पहुंच गया? गौतम ने उनकी ओर देखा, फिर अभय राव की ओर, जिनकी मुस्कान रहस्यमयी थी। अचानक उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या अभय राव को पहले से ही तेजस की क्षमता का अंदाजा था। अगर उनके राक्षसी भगवान परिवर्तन में अंतर न होता तो शायद उन्हें भी यह संदेह हो जाता कि तेजस अभय राव का नाजायज बेटा है। ठीक है, अब तुम प्रशिक्षण में शामिल हो जाओ। राक्षसी जानवरों का मांस अधिक मात्रा में खाओ और पंख वाले बाघ का खून बचाकर रखो ताकि वह तुम्हारे शरीर को पोषण दे सके। साथ ही याद रखना कि 7वें क्रम से ऊपर के राक्षसी जानवरों में आंतरिक कोर होते हैं। तुम 7वें क्रम की मां बाघ के आंतरिक कोर को अपने पास रखने पर विचार कर सकते हो। यह वायु गुण का है और वायु तत्व पर तुम्हारा नियंत्रण बेहतर कर सकता है। हो सकता है कि तुम वायु तत्व वाली काया भी विकसित करने में सफल हो जाओ। तेजस को इस प्रस्ताव का प्रलोभन तो हुआ, लेकिन उसने तुरंत ही कहा, राक्षसी जानवर का खून निजी उपयोग के लिए रखना ठीक है, लेकिन आंतरिक कोर को बेच देना चाहिए। आखिरकार इसे हम सभी ने मिलकर हासिल किया है। 7वें क्रम या उससे ऊपर के राक्षसी जानवर 6 क्रम के जानवरों से कहीं अधिक मूल्यवान होते थे, क्योंकि उनके भीतरी कोर व्यावहारिक रूप से ठोस ऊर्जा थे। हालांकि 7वें क्रम का राक्षसी जानवर इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह अपने कोर का उपयोग वास्तविक हमलों के लिए कर सके। फिर भी यह उनकी साधना का क्रिस्टलीकृत सार था। यह 7वें क्रम के राक्षसी जानवर का सबसे मूल्यवान हिस्सा था। गौतम ने कहा,
आप सभी ने जिस तरह से लड़ाई की उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होगी। बस बाकी चीजें कम कर लें। तेजस ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, हमें इसे बेचना चाहिए और उससे प्राप्त आय को सभी के बीच बांट देना चाहिए। गुरु, मैं अभी छठे क्रम में पहुंचा हूं और इस समय विंग टाइगर के आंतरिक कोर का उपयोग मेरे शरीर के लिए बहुत अधिक हो सकता है। मुझे पहले अपने शरीर को मजबूत करने की आवश्यकता है। जहां तक आंतरिक कोर की बात है तो भविष्य में और भी अवसर हो सकते हैं। चलो फिर ऐसा ही करते हैं। अपने शरीर को अच्छी तरह से तैयार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभय राव को अब कुछ हद तक समझ में आ गया था कि तेजस ने आंतरिक कोर को क्यों मना कर दिया। इस बच्चे के पास केवल एक तरह का राक्षसी ईश्वरीय परिवर्तन नहीं था। यह कहना मुश्किल था कि भविष्य में आंतरिक कोर का सेवन उसके लिए लाभकारी होगा या उसे सीमित कर देगा। तेजस के मन में भी यही विचार था। उसे वायु तत्व शरीर की साधना में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति होगी तब तक वह वायु तत्व शरीर के बराबर क्षमताएं दिखा सकता है। हालांकि वायु तत्व शरीर की साधना करने से उसकी साधना का केंद्र वायु गुण की ओर मुड़ जाता, जो वह नहीं चाहता था। मोहन युवराज ने कहा, यह अच्छा है कि तुम्हें अपनी नींव के बारे में पता है। जाओ और भार प्रशिक्षण में शामिल हो जाओ। तुम्हारा भार अब दोगुना हो जाएगा क्योंकि तुम पहले से ही छठे क्रम पर हो। हाँ शिक्षक। तेजस ने सिर हिलाया और अपने भारयुक्त पर्वतारोहण अभ्यास के लिए निकल पड़ा। गौतम तेजस के जाते हुए फिगर को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, यह बच्चा वाकई अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। इसके पास केवल विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही है, फिर भी यह इतनी तेजी से आगे बढ़ गया। और मैंने सुना है कि विवेक ने तेजस से एलिमेंट कंट्रोल पर बहुत कुछ सीखा, जिसके कारण वह अपनी क्षमताओं को इस तरह से सुधारने में सफल रहा। अभय राव ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि अगर मैंने उसकी प्रतिभा को नहीं पहचाना होता तो मैं उसे इतनी आसानी से अपना शिष्य बना लेता? अभय राव के आत्मविश्वास भरे अंदाज को देखकर गौतम ने तुरंत कहा, इस बार आप अपने प्रयास में भाग्यशाली थे। यदि यह सफल हो जाता तो मुझे आश्चर्य है कि आप संगठन को इसके बारे में कैसे बताते। अभय राव ने एक शर्मीली मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, हम अगली बार नहीं जाएंगे। गौतम ने मन ही मन सोचा, मूर्ख मत बनो, हम फिर भी जाएंगे, लेकिन हमें वाकई सुरक्षा उपायों को बढ़ाना होगा। यह समय खतरनाक था, लेकिन जैसा कि तेजस ने कहा, बाहरी दबाव और तीव्र उत्तेजना के तहत परिणाम शानदार थे। तेजस छठे क्रम पर पहुंच गया और दीपक चौथे पर। गौरवलाल अब तक जागे नहीं हैं। विवेक और चांदनी ने भी महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किया है। समेकन की अवधि में और भी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण से बच्चों के विकास को फायदा होता है। हमें इस दृष्टिकोण को पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए, इसे नकारना नहीं चाहिए। अभय राव ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या कल तुमने ही मुझे बहुत डांटा नहीं था? क्या तुम्हें अपने शहर में कुछ ऐसा नहीं करना है जिसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए? जाओ और उससे निपटो। मेयर होने के नाते तुम्हें अपना समय यहां बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं दीपक का हालचाल जानने जा रहा हूं। यह कहकर गौतम मुड़ा और चला गया। गौरवलाल भी उस रात उठे, लेकिन वे बहुत थके हुए थे और उनकी साधना अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उन्हें ठीक होने के लिए ध्यान लगाने और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की जरूरत थी। तेजस और उनकी टीम ने शिकार में हासिल किए गए राक्षसी जानवरों के मांस का एक हिस्सा दान कर दिया और बाकी का अधिकतर हिस्सा अकादमी को बेच दिया, जिसके बदले में उन्हें प्राकृतिक सिक्के मिले। विवेक राक्षसी जानवरों के दूसरे हिस्सों की बिक्री का भी काम संभाल रहा था, जिसके बारे में उम्मीद थी कि 2 से 3 दिनों में पैसे मिल जाएंगे। तेजस ने अपनी हाल ही में प्राप्त छठी क्रम की साधना को स्थिर करने के लिए प्रतिदिन कक्षाओं और प्रशिक्षण में भाग लिया और कम प्रोफाइल बनाए रखी। साथ ही उसने अपने शरीर को पोषित करने के लिए रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का अभ्यास भी जारी रखा। 2 दिन बाद एक अच्छी भरें आने लगी। गौरवलाल और चांदनी दोनों 5वें क्रम पर पहुंच गए थे। 5 सदस्यों वाली टीम ने अपनी साधना में प्रगति की, सिवाय विवेक के, जिसने हाल ही में छठे क्रम में प्रवेश किया था। इस सफलता के कारण अकादमी ने व्यावहारिक प्रशिक्षण की उनकी पद्धति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। जोखिम भरा होने के बावजूद परिणाम शानदार थे।
क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन के विकास ने पूरे रिडेम्पशन सोसाइटी में खुशी और उत्सव का माहौल बना दिया। तेजस और बाकी 4 लोगों के लिए इससे भी अधिक रोमांचक क्षण तब आया जब दीपक तेजस के कमरे में उत्साह से घुसा और उसे उठने के लिए कहा। चलो, सबसे बड़े भाई ने हमें पैसे बांटने के लिए बुलाया है।